हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के अलावा उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिसका प्राइस है मात्र 50 रुपए। दोस्तों, इसमें आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल कितनी मूल भौतिक राशियां हैं? तो 7 मूल राशियां। ठीक है, 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इनके मात्रक भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, ये 7 मूल राशियां हैं, उनके मात्रक हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज जो है ये ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट ये विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाट। शक्ति किसे कहते हैं? तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति दर वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति बराबर क्या हो गया? शक्ति यानी P बराबर कार्य बटे समय। यानी कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। P बराबर W/T होता है। ठीक है, W क्या है? कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है समय का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या बना? जूल प्रति सेकंड। ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहा जाता है। ठीक है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इंपॉर्टेंट है, सदिश और अदिश से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी अदिश राशि है इनमें से? तो चाल। चाल क्या है? अदिश राशि है। बाकी विस्थापन और वेग ये क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिन राशियों में केवल परिमाण होता है। ठीक है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा, उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपका चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान हो गया, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये विद्युत धारा। ठीक है, अदिश राशि है। दाब हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, ऊर्जा और शक्ति, ये सब क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि की बात करते हैं तो जिन भौतिक राशियों में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग हो गया, बल, संवेग, भार, विस्थापन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए विद्युत धारा कौन सी है तो अदिश है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व पूछा जाए तो सदिश है। और चुंबकीय क्षेत्र ये भी आपका क्या है? सदिश राशि है। उदाहरण से ही प्रश्न पूछा जाता है।
तो सारे उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बल का मात्रक है। बल का मात्रक इसमें पूछ रहा कौन सा है, तो इसमें पहला है फैराडे। फैराडे ध्यान रखिएगा, ये विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है। फर्मी किसका मात्रक होता है, तो ये दूरी की इकाई है फर्मी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बल का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है ये, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान यानी m तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी F बराबर क्या हो गया, m इंटू ए हो गया, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, ठीक है। जिसमें अगर बात करें द्रव्यमान का मात्रक, अभी मैंने बताया क्या होता है, तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। और त्वरण का मात्रक ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो बल का मात्रक क्या बना, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये आपका बल का मात्रक होता है और जिसे ही न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष है, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा, दूरी का मात्रक होता है। लेकिन इसमें पूछा प्रकाश वर्ष क्या है, तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तो 9.46 यहाँ पे गुणा होगा, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर, ठीक। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है ये। कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका जूल। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाट की बात करें, अभी हमने पढ़ा ऊपर, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। और डाइन ध्यान रखिएगा, ये भी आपका किसका मात्रक है, बल का मात्रक होता है, ठीक है। डाइन भी आपका बल का मात्रक होता है। देखते हैं इसके बारे में। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर क्या होता है, तो F इंटू डी होता है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, तो F इंटू डी होता है। अगर हम बात करते हैं बल, बल का मात्रक अभी हमने ऊपर बढ़ा क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन हो गया और डी का मात्रक यानी विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या बना, तो न्यूटन मीटर बना, ठीक है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर बना, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे जूल कहा जाता है, ठीक है। और कार्य ध्यान रखिएगा एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। देखिए जूल जो है ये कार्य का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का मात्रक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबल। देखिए किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। यानी दाब बराबर क्या हो गया, तो बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अब यहां से दाब का मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ऊपर पढ़ा हमने न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या बना दाब का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक बना। और जिसको पास्कल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यहीं पे हम बात करते हैं कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है।
तो किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड होता है कोणीय संवेग का मान, इसको मात्रक, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है, जो दाब का होता है वही प्रतिबल का होता है। और तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। जो किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक जो होता है वही तनाव का मात्रक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? लंबाई की, देखो ये सारी जो है लंबाई की इकाई है, लेकिन इसमें पूछा है कौन सी लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई इसमें कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फर्मी मीटर जो है इसमें से न्यूनतम इकाई हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की घात 6 मीटर होता है, ये पूछा जाता है। एक नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। और एक फर्मी मीटर बराबर क्या होता है? 10 की घात -15 मीटर। तो सबसे छोटी इकाई यही हुई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। पहला है क्यूसेक। क्यूसेक ध्यान रखिएगा, तो क्यूसेक प्रवाह की दर। ठीक है, बाइट की बात करें तो ये कंप्यूटर की इकाई है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और बार जो है ये दाब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए का सी, बी का 4, किसमें है? ए का 3 और बी का 4 और डी का पहला, तो किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जल की प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, जिसे क्यूसेक कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल की प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। जो बाइट होता है ये कंप्यूटर के संदर्भ में डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है, बाइट। रिएक्टर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है, रिएक्टर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और बार जो होता है ये दाब की इकाई है। यह 100 किलो यानी 10 घात 5 पास्कल के क्या होता है? बराबर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? करा कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है नॉट, जहाज के चाल की माप, बिल्कुल करेक्ट है ये। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी करेक्ट है आपका। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी करेक्ट है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं, प्रकाश वर्ष जो है मैंने बताया था अभी किसका मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी करेक्ट है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का मात्रक डाइन, ये आपका क्या है? गलत है। दाब का मात्रक क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है। और डाइन किसका मात्रक होता है? तो ये बल का मात्रक होता है। ठीक है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है ऑडियोमीटर। देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। गैल्वेनोमीटर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे क्या नापा जाता है? तो इससे विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, दिशा और तीव्रता मापी जाती है। सेक्सटेंट से क्या नापा जाता है? तो दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच का कोण मापा जाता है इससे। ठीक है, कोण मापा जाता है इससे। तो इसमें पूछा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार से संबंधित आपके बीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, सोनार। देखिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार के उपयोग की बात करते हैं, ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ये। समुद्र की गहराई मापा जाता है इससे। पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी मापा जाता है।
पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाया जाता है, समुद्र की खोज और मानचित्रण में सोनार का उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, सोनार में जो है पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पराध्वनिक ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा, इसको उपयोग भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? करा कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? पहला है एनमोमीटर, वायु की चाल मापा जाता है इससे, बिल्कुल सही है। एनमोमीटर से वायु की चाल नापा जाता है। अमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, विद्युत धारा मापा जाता है, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है अमीटर। टाइक्योमीटर, दाबांतर, ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, टाइक्योमीटर से दाबांतर, ये गलत है। टाइक्योमीटर यह एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं की त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िए, प्रश्न पूछ क्या रहा है। पहला है ओडोमीटर, यहाँ पे डैश होगा। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है, करेक्ट है। ओडोमीटर का प्रयोग जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने में किया जाता है। दूसरा है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ओंडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है आइडोमीटर। आइडोमीटर का प्रयोग जो है ध्वनि तीव्रता मापक युक्त है, अभी ऊपर पढ़ा हमने इसके बारे में, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सभी सुमेलित हैं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राडार उपयोग में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राडार जो है उपयोग में आता है, तो राडार में ध्यान रखिएगा, इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किसका प्रयोग, तो राडार का प्रयोग। ठीक है, राडार का फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम जो है कौन सा है, तो उसे जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व का नियम कहा जाता है इसे। इसके अनुसार, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल उससे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। यानी जड़त्व की स्थिति में वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, या न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जाम पूछा गया है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रण। देखिए, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अपकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। देखिए, दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है आपका देखो जो केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। एक होता है जो बाहर लगता है, बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है, अपकेंद्री बल कहा जाता है। ठीक है, अपकेंद्री बल के विपरीत जो बल लगता है उसे अपकेंद्री बल कहा जाता है। देखिए, कपड़ा साफ करने की जो मशीन होती है यानी वॉशिंग मशीन, इस पर काम करता है, तभी इसमें मैल वगैरह छूटती है। दूध से मक्खन जो निकालने वाली मशीन होती है वो भी जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये पूछा जाता है उदाहरण से ही, तो ध्यान रखिएगा। अगला है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, कह रहा एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। यदि करा कि संवेदनशील कोई सेंसिटिव तराजू है, उस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वो सांस लेता है अंदर तो उसका वजन क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा
बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। देखिए, व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन जो है अधिक दर्शाया जाएगा। क्यों दर्शाया जाएगा? क्योंकि 1 लीटर वायु 1.25 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर वक्त व्यक्ति का जो वजन होगा तो इतना ग्राम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो सांस का भी जो है, जो वायु होती है उसका भी कुछ वजन होता है, तो जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें भी जो है इसी वजह से जो तराजू का रीडिंग होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज की जाएगी। ध्यान रखिएगा, वजन बढ़ेगा लेकिन घनत्व में क्या होगी? कमी दर्ज की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, हवाओं में ऊर्जा होती है। हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिएगा, उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। देखिए, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में इसे बदला जा सकता है, जैसे पवन चक्की वगैरह करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? करा इसमें जो है उष्मा की इकाई कौन सी है? पहला जूल, कैलोरी, अर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है। उष्मा भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, यानी उष्मा जो होती है अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उष्मा जो है अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है या प्रभावित होती है। उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल होता है, किलो जूल होता है और अर्ग होता है। ध्यान रखिएगा, एमकेएस पद्धति में उष्मा का मात्रक जूल होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है और एसआई पद्धति में उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ये किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, तो कितनी हो जाती है? तो चौथाई हो जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथाई। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? कह रहा अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, यानी वहां पे गुरुत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए खड़े नहीं रह सकते। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और कोई सुझाव भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसमें लगभग 350 प्रश्न है इस पीडीएफ में, तो इसको हम लोग जो है 3-4 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। अभी फिजिक्स के प्रश्न चल रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर हम लोग बायो के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? जो विद्युत मोटर होता है इसमें विद्युत ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है, यानी कन्वर्ट होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो विद्युत, ऐसे भी पूछा जाता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो विद्युत मोटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, करा अगर हवा में एक लोहा और लकड़ी की समान भार, यानी उनके दोनों भार समान हो, तो समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। देखिए, हवा की अनुपस्थिति, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हवा की अनुपस्थिति है। ठीक है, यानी हवा की अनुपस्थिति, हवा नहीं है। यानी निर्वात लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। यानी अगर जो है हवा नहीं है तो लोहा और लकड़ी के समान भार की अगर हम ऊंचाई दोनों को गिराएंगे, दोनों टुकड़ों को, तो वो पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे।
परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद जो है पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद क्या है बाद में गिरेगी। अगर हवा की अनुपस्थिति दिया हो तो दोनों एक साथ यानी निर्वात हुए तो दोनों एक साथ गिरेंगी, लेकिन अगर वहां पे हवा है, ठीक है, तो लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, आपके पीआरटी में पूछा गया है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक जो है मेटल होता है और गर्मियों में क्या होता है, ये सुस्त हो जाता है। सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो टी बराबर 2 पाई एल अपान जी होता है, यानी एल क्या है, लोलक की लंबाई है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में क्या हो जाती हैं, सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। करा कोई लड़की है वो झूले पर बैठी स्थिति में, पहले बैठकर झूल रही है, करा उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल, पहले वो बैठ के झूल रही है लेकिन अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसका पूछ रहा है प्रदोल आवर्तकाल होगा, क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल उसके बाद जब खड़ी हो जाएगी तो कम हो जाएगा। पहले वो तेज तेज झूमती बैठ के अगर झूल रही है तेज तेज झूमेगी, लेकिन जब वही खड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, मानव शरीर का भार होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर का भाग जो है होता है, तो इसमें पहला ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान नहीं, सब जगह समान नहीं होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं, विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मानव शरीर का जो भार होता है तो वो जो है ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण मानव शरीर का भार जो है यानी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुव पर अधिकतम होता है। भार बराबर क्या होता है, m/g होता है। ठीक है, m/g होता है, यानी जो है जो भार होता है वो किस पर डिपेंड करता है, तो गुरुत्वाकर्षण पर गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड करता है, यानी स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर करा ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्रुव पर अगर जी का मान अधिकतम होता है इसलिए भार भी क्या वहां पे अधिकतम होगा, और वहां पे जो है अगर क्या कहते हैं भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है इसलिए वहां पर भार क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है। करा एक पिंड का भार अधिकतम किस में होता है, तो हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए, किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, द्रव्यमान जो होता है हमेशा बराबर नियत रहता है। उसका भार दो चीजों पर निर्भर करता है, भार जो है दो चीज पर निर्भर करता है, किस पर, गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है, अभी मैंने बताया। तो W बराबर क्या होता है, m/g होता है। द्रव्यमान होता नियत होता है लेकिन भार हमेशा बदलता रहता है क्योंकि g बदलता रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे कम हल्का है और विरल माध्यम है, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेक्ष बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार क्या होगा, हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान की बात हो रही है यानी m की बात हो रही है। ठीक है, W की बात नहीं हो रही है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम। गुरुत्व जनित त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, यानी g। अगर चंद्रों पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। देखिए द्रव्यमान पूछा है यहाँ पे, ना कि भार पूछा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 किलोग्राम। यानी द्रव्यमान हमने बताया था, द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है हमेशा। तो जब उसका पृथ्वी पर 100 किलोग्राम द्रव्यमान है तो चांद पर भी 100 किलोग्राम ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 किलोग्राम, क्योंकि W बराबर m/g होता है। m जो होता है हमेशा नियत रहता है, भार बदलता है।
किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे गुरुत्वाकर्षण बढ़े या घटे, वह हमेशा स्थिर रहता है m। यानी किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन वस्तु के भार में परिवर्तन से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर भार में अगर जो है गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तन होगा तो ये बदलेगा, भार बदलेगा। नेक्स्ट है अच्छा, यहाँ पर प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। करा गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाता है यानी शून्य हो जाता है, तो इनमें से कौन सा परिणाम सही होगा। तो देखिए W बराबर m इंटू जी होता है। जी का मान अगर शून्य हो, जी का मान शून्य हो गया तो भार क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो करा तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ये पृथ्वी का पलायन वेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपेक में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यानी ये वह वेग होता है जिस वेग से किसी पिंड को अगर हम जो है फेंकेंगे तो वो दोबारा पृथ्वी पर वापस ना आए, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर चली जाए, वही आपका क्या होता है पलायन वेग, यानी पलायन कर गया, तो वही होगा पलायन वेग कहलाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, अगर ये हम जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी पिंड को फेंकते हैं तो वो जो है दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, इसी को पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होता है, इसका कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव इसका कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। देखिए किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होती है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोलाकार होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, पृष्ठ तनाव की वजह से ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, करा जो है जो तेल होता है जल के तल पर फैल जाता है। आपने देखा होगा अगर जल में तेल डालते हैं तो वो ऊपर की तरह ऊपर जो है तैरता रहता है, तो क्योंकि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल का तल तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन सी, इसलिए वह डूबता नहीं है। तेल का पृष्ठ तनाव या तल तनाव, यानी पृष्ठ तनाव या तल तनाव की बात है, पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण है। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होता है इस वजह से। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा श्यानता होती है। सबसे ज्यादा श्यानता इसमें पूछ रहा किसकी होती है, इसमें तो शहद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहद। देखिए जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं, जो जितने गाढ़े उतने अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। श्यानता का क्रम ध्यान रखिएगा, शहद हो गया, उसके बाद आप शहद का सबसे ज्यादा, फिर खून का, फिर जल का, फिर वायु का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी अधिक होती है, तो पूछा गया था ये। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों। करा हवाई जहाज से यात्रा करते समय, यदि अगर हवाई जहाज आप यात्रा करेंगे तो पेन की स्याही जो है वहां पे निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे वायु दाब की कमी होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वायु दाब हमेशा कम हो जाता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है, इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाह्य वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण वह बाहर निकलने लगती है। देखिए जब नीचे रहते हैं तो दाब तो समान रहता है, लेकिन जैसे जब ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, दाब जो है कम हो जाता है। तो दाब कम हो जाता है, लेकिन जो पेन के अंदर की स्याही होती है उसका दाब जो हो जाता है अधिक हो जाता है, इसलिए जो है वो बाहर निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम
दशा इंगित होती है। देखिए बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, वायु दाब नापा जाता है इससे, ठीक है, वायु दाब नापा जाता है। कह रहा है कि बैरोमीटर के पठन या पाठ्यांक में अचानक अगर गिरावट हो जाती है तो कौन सा मौसम, कौन सा संकेत होगा उसमें मौसम का, तो तूफानी मौसम होता है, ठीक है, अचानक गिरावट तो तूफानी मौसम। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बैरोमीटर में धीरे धीरे इसका पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कैसा होगा मौसम, तो बारिश की संभावना होती है। यदि धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो मौसम साफ होगा, ठीक है, अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है साफ, अगर अचानक से नीचे आ रहा है तो तूफानी मौसम होता है, ठीक है। और बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायु दाब नापा जाता है और इसे वायु दाब मापी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शीतकाल में जल झील की ऊपरी सतह पर सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि देखिए सर्दियों में क्या होता है, झील का पानी जो होता है ये ऊपर जम जाता है, लेकिन कह रहा है लेकिन फिर भी जो इसमें जो मछलियां होती हैं वो जिंदा क्यों रहती हैं, जब उसमें बर्फ जम जाता है लेकिन फिर भी वो जिंदा क्यों रहती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझते हैं इसको, शीतकाल में झील की ऊपरी परत पर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ बन जाता है, उस परत जम जाती है, परंतु जो नीचे का जल होता है उसका तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है जिससे मछलियां क्या होती है, जीवित रहती है, ठीक है। ऊपर तो बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन जो नीचे का पानी होता है वो क्या होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो पानी के अंदर मछलियां होती हैं या जलीय जंतु होते हैं वो जीवित रह पाते हैं। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन डी पास्कल के नियम पर यह कार्य करता है। जैसे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए, यानी गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है, ये आपका पास्कल का नियम है। उदाहरण ध्यान रखिएगा, जैसे आपका हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, लिफ्ट हो गया, तो ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है, जो सौर विकिरण होता है ये किस परास में दिखता है, तो ध्यान रखिएगा 400 से 700 नैनोमीटर परास में यह दिखता है, ऑप्शन बी। देखिए पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास कितना होता है, तो 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर होता है। देखो इसको 3 भागों में बांटा जाता है, एक आपका पराबैंगनी विकिरण, दूसरा दृश्यमान प्रकाश और तीसरा है अवरक्त विकिरण। जो पराबैंगनी विकिरण होता है इसका परास होता है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है, और जो दृश्य प्रकाश होता है यानी जो हम देखते हैं वो आपका जो है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है, और जो अवरक्त होता है इसके ऊपर के जो परास होते हैं 700 के बाद जो होता है वो आपका अवरक्त विकिरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, पीआरटी में पूछा गया है ये। तारों का टिमटिमाना पीआरटी में शायद 6 to 8 में पूछा गया था। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसका कारण है, तो ये अपवर्तन की वजह से होता है, ऑप्शन बी अपवर्तन। नहीं, जो कैंसिल हुआ था पेपर TRE 3 का उसमें पूछा गया था, ये अपवर्तन की वजह से होता है, ठीक है। हवा के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणामस्वरूप जो है तारे क्या दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। पहला है प्रकाश का वेग अधिक होता है, दूसरा ध्वनि का वेग अधिक होता है, तीसरा है आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का वेग अधिक होता है, ऑप्शन ए प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है। देखिए प्रकाश की गति निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति, जबकि ध्वनि की गति कितना होता है वायु में, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है ये। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों ये जो है पीडीएफ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग लास्ट जरूर ध्यान से देखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बहुत छोटा होता है, इसी वजह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ये प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन डी, ये विद्युत चुम्बकीय भी है और क्या है? अनुप्रस्थ भी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया है। ये प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है, और विद्युत तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसलिए प्रकाश क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, टीआरई में। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, इसीलिए जो है ये क्या है? विद्युत क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश, ठीक है। ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो? करा, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर गति करती है तो क्या होता है? तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझते हैं इसको, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है और इसकी चाल बढ़ जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ध्यान रखिएगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा। किसी तारे का जो रंग होता है ये किसका प्रतीक होता है? तो ये ताप का प्रतीक होता है, ठीक है, उसका ताप दर्शाता है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है, ठीक है, किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारे में स्पेक्ट्रम नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः ये नीले दिखाई देती है, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक गर्म तारे जो होते हैं ये नीले भाग से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ये इसलिए नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे जो गर्म तारे होते हैं वो लाल दिखाई देते हैं, ठीक है। जो ताप होता है ये जो रंग होता है तारों का, ये ताप का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? प्रकाश का जो रंग होता है निर्धारित होता है तो ये तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य। देखिए, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसका जो प्रकाश का रंग होता है इसी से निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? कराए किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ध्यान रखिएगा, नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी उल्टा होता है। तरंग दैर्घ्य की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल की होती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होती तरंग दैर्घ्य, तो सबसे कम जो है किसका होगा? लाल का होगा। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदुपरांत जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्नगत चारों रंगों के प्रकाशों में नीले रंग की ऊर्जा होगी क्या होगी?
अधिकतम होती है और लाल रंग की क्या होती है, निम्नतम होती है, यानी कम होगी। ठीक है, अपोजिट होता है उसके तरंग दैर्ध्य के। और तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है, लाल का, और बैगनी का कम होता है, इसलिए। देखिए, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया कई सारे एग्जाम में। करा सबसे कम प्रिज्म से कौन विचलित होता है। देखिए, जब प्रकाश सफेद प्रकाश के किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये कितने रंगों में विभाजित होती है, तो 7 रंगों में विभाजित होती है, जिसे आप लोग विबजोर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी विचलित होती है, तो सबसे ज्यादा बैगनी रंग विचलित होती है। ठीक है, और सबसे कम कौन होती है, तो लाल रंग सबसे कम विचलित होती है। लाल रंग सबसे कम विचलित होती है, बैगनी सबसे ज्यादा होती है। और लाल रंग तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है, बैगनी सबसे कम होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसका पूछ रहा है, सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ऑप्शन बी, बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। कांच या शीशा में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है इसका। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में लाल रंग सबसे कम जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, आकाश नीला लगता है क्योंकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करा आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी, ये पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। देखिए, इसमें उल्टा पूछ लिया थोड़ा सा। वैसा अगर पूछे आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा बदल दिया है। तो जो लघु तरंगे की अपेक्षा लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। ठीक है, लघु तरंग जो है ज्यादा प्रकीर्णित होती है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा। देखिए, सूर्य की रोशनी जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो हवा के अणुओं से टकराकर बिखर जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। जब सूर्य को रोशनी आती है तो जो वायुमंडल में धूल धुएं के कण होते हैं उसमें भी उसके वजह से प्रकाश का क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं, क्योंकि जो बैगनी होता है और तत्पश्चात जामुनी एवं नीले रंग का, ये क्या है, लघु तरंगदैर्ध्य किरणें हैं। जो देखिए, ये क्या है, लघु तरंगदैर्ध्य किरणें हैं, तो इसी वजह से जो है इसका प्रकीर्णन क्या हो जाता है, सर्वाधिक होता है, और इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जो बैगनी होता है, और बैगनी हो गया आपका, जामुनी हो गया, नीले रंग का हो गया, इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है किसकी तुलना में, तो लाल रंग की प्रकाश की तुलना में, या दीर्घ जो तरंग की किरणें हैं उसकी तुलना में इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।